आज की क्लास में आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप सभी दोस्तों को बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है कवि केशव दास से संबंधित। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे प्रचलित कवि हैं जिनसे 100% प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केशव दास, विद्यापति, अमीर खुसरो, घनानंद ठाकुर बोधा। ऐसे और भी प्रचलित कवि हैं जिनसे जो है प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे महत्वपूर्ण कवियों का जो है मैंने 30 कवियों को मैंने सेलेक्ट किया है। उन 30 कवियों को जो है मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, उन्हीं कवियों में से जो है आज जो है मैं केशव दास को पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज की क्लास में जो है केशव दास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने रखा है। बिल्कुल वन लाइनर में है, बुक को पढ़ के मैंने ये वन लाइनर नोट्स जो है आप सभी के लिए बनाया है। शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कम टाइम में आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको मिल जाएंगे। तो इनको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट कर पाते हैं, नहीं टाइम है तो आप मुझे बताएंगे, मैं जो है टेलीग्राम पे आपको जो है ये सारे नोट्स दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपके कमेंट जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ, बेशक स्टार्टिंग में ना बताती हूँ लेकिन लास्ट में ज़रूर बताती हूँ कि आप लोग कमेंट किया करिए। मैंने सही पढ़ाया है, अच्छी लगी क्लास तो भी आप लोग बताइए, नहीं अच्छी लगी तो भी आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे केशव दास का जन्म जो है कब हुआ। तो 1555 ईस्वी में जो है केशव दास का जन्म हुआ था। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि रीति काव्य का उद्घोषक किसे माना जाता है, तो केशव दास को माना जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वन लाइनर नोट्स है और एक एक लाइन जो है प्रश्न के रूप में ही है। आप पढ़ते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी प्रश्न बनाते होंगे, तो एक लाइन को भी आप पढ़ेंगे ना तो आप तुरंत माइंड में आप प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना, तो आप लोग जो ये मत समझिएगा कि इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं, सब एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदि कवि प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, तो केशव दास माने जाते हैं। भाई प्रश्न आता है अगर कि हिंदी साहित्य के आद्य कवि कौन हैं, तो केशव दास हैं। आदि कवि कौन है, तो केशव दास हैं। प्रथम आचार्य केशव दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें रीति काल का भी प्रथम आचार्य कहा जाता है। ठीक है, रीति काल के प्रथम आचार्य की बात करें तो केशव दास को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो ये रीति काल के प्रवर्तक भी हैं। इन्हें भक्ति काल एवं रीति काल का संधि युगीन व सेतु पुल कहा जाता है। सेतु का पुल कहा जाता है, ये कुल हटा दीजिए। ठीक है, सेतु व पुल कहा जाता है। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे जो ग्रीन कर रखा है मैंने, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केशव दास का जन्म कब हुआ था, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, तो बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में। ठीक है, ऐसे कवि करके जो है मैं कम से कम 30 कवियों को मैं पढ़ाने वाली हूँ पूरा डिटेल में, बिल्कुल नोट्स से पढ़ाऊँगी। आप लोग निश्चिंत रहेंगे कि कोई भी आपको जो यहाँ पे तथ्य जो है किसी प्रैक्टिस सेट या किसी अन्य बुक से नहीं मिलेगा। जो प्रमाणित बुक है उस बुक को पढ़ के जो है मैं ये नोट्स बनाई हूँ, आगे भी उसी से पढ़ाऊँगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, केशव दास का बचपन का नाम या उपनाम वेदांती मिश्र था। ठीक है, केशव दास का उपनाम या बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेदांती मिश्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाढ़ ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग ध्यान रखिएगा कि केशव दास के पिता का क्या नाम था, तो काशीनाथ मिश्र था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह केशव दास को अपना गुरु व मंत्री मानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह जो थे वो केशव दास को अपना गुरु व मंत्री मानते थे। ठीक है, केशव दास की मृत्यु कब हुई थी, तो 1617 ईस्वी में हुई थी, भोरदा में। ठीक है ना, जन्म कब हुआ था, 1555 ईस्वी, और मृत्यु जो है 1617 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि केशव दास किस संप्रदाय में जो है दीक्षित थे, तो निम्बार्क संप्रदाय में जो है ये दीक्षित थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सर्वमान्य रूप से इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। अगला पॉइंट है, रीतिकालीन कवियों में संभवतः ये पहले कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य के साथ जो है मुक्तक की भी रचना की थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भक्तिकालीन कवियों में
ऐसे पहले कौन कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य के साथ जो है मुक्तक काव्यों की भी रचना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ठीक है, केशव दास राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट है, देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के नक्सिक व छंदमाला को छोड़कर 7 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के कितने ग्रंथों को जो प्रमाणिक माना है? तो 7 ग्रंथों को। किसको इन्होंने छोड़ा है? तो नक्सिक और छंदमाला को। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार केशव दास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, मानते हैं कि केशव दास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं? तो रामचंद्रिका व वीर सिंह देवचरित। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, केशव दास हिंदी साहित्य में व्यवस्थित और सर्वांग रीतिपरक रचना लिखे हैं। इनकी रचना इस प्रकार जो यहाँ पे दी गई है। तो पहली रचना है रसिक प्रिया 1591। दूसरी रचना है रामचंद्रिका 1601 जो प्रबंध काव्य है। तीसरा है कवि प्रिया 1601, ध्यान रखिएगा, रसिक प्रिया 1591 में। ठीक है, अब यहाँ पे रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। और रतन बावनी होगा, बावली लिखा है, रतन बावनी। ठीक है, 1607 में। और वीर सिंह देवचरित, ये भी प्रबंध काव्य है, वो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इसको। ठीक है, इसका भी प्रकाशन 1607 में है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, रामचंद्रिका, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित 1607। विज्ञान गीता 7 में 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1610। उसके बाद 2 और ऐड करिएगा तो आ जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका 1612। नक्सिक और छंदमाला, इन दोनों का जो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष नहीं दिया था, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएंगे मुझे। ठीक है, बुक में नहीं दिया था तो आप लोग सन पे मत जाइए। ठीक है, लेकिन ये रचनाएं दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा केशव दास का। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, ये तीनों लोग जो है केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। इस बात को शुक्ल भी मानते हैं, आप सभी को पता है। अलंकारवादी की बात करें तो केशव दास का नाम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केशव दास ने स्वयं कहा है कि जदब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विन विराजई कविता बनिता मित। ठीक है, मित होगा यहाँ पे, मित। ओके, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है इस पंक्ति से कि ये किसकी पंक्ति है? तो केशव दास की पंक्ति है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि केशव दास दंडी और उद्भट। ठीक है, और होगा यहाँ पे, केशव दास दंडी और उद्भट जैसे अलंकारवादी आचार्यों के अनुयायी थे। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि केशव दास जो है किस अलंकारवादी आचार्यों के अनुयायी थे? तो दंडी और उद्भट, दोनों नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कृष्णचंद्र वर्मा के अनुसार। ठीक है, कृष्णचंद्र वर्मा के अनुसार केशव दास के पास 8 प्रमाणित ग्रंथ हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नक्सिक, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के कितने प्रमाणिक ग्रंथ को माना है? तो 7। ठीक है, 7 माना है। और कृष्णचंद्र वर्मा ने कितना माना है? तो 8। ओके, नक्सिक जो है, ये जो यहाँ जो नक्सिक दिया है जो रचना, इसको जो है केशव दास नहीं मानते हैं प्रमाणिक ग्रंथ। ठीक है, नक्सिक और छंदमाला को। चलिए, अब सबसे पहली रचना जो है रसिक प्रिया, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जो भी मैं जिस कवि को मैं पढ़ा रही हूँ उन सभी कवियों के जो प्रबंध काव्य होंगे, मुक्तक काव्य होंगे, जो भी रचनाएं उनकी होंगी, उन रचनाओं का जो है पूरा डिटेल भी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन का जो है पैटर्न दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे सीधे से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कि केशव दास की रचना कौन सी है, चलो कब पूछ भी दिया जाए, लेकिन अब जो है डिटेल में पूछा जा रहा है, रचनाओं के अंदर जो है जाके प्रश्न बन रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मैंने इसलिए सब कुछ लिया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। रसिक प्रिया प्रकाशन वर्ष है
1591 ईस्वी। पहला पॉइंट है इसमें 16 प्रकाश हैं भाई। कितने प्रकाश हैं रसिक प्रिया में? तो 16 प्रकाश हैं, ठीक है, 16 प्रकाश हैं। और यह नायिका भेद ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रसिक प्रिया, रसिक से ही आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, जो यह नायिका भेद ग्रंथ है। ओके, इसमें रस तत्वों का विवेचन 100 उदाहरण सही दिया गया है। रस के जो तत्व होते हैं उनका विवेचन जो है 100 उदाहरण सही दिए गए हैं, ठीक है। इस रचना में प्रियजू, ठीक है, प्रियजू पियाजू की प्रशस्ति वर्णित है। किसकी प्रशस्ति वर्णित है बताइए? तो प्रियजू और पियाजू, ये प्रश्न आता है यहाँ से बहुत बार, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रसिक प्रिया में कवि ने घने बादलों द्वारा फैलाए गए अंधकार की अत्यंत सुंदर महिमा, अत्यंत सुंदर और मार्मिक होगा यहाँ पे, हाँ, मार्मिक व्यंजना जो है की है, ठीक है। ये हो गई रसिक प्रिया के बारे में बात। अब हम आते हैं रामचंद्रिका, जो एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, पहला ही कथन, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है केशव को, आगे कहते हैं केशव को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली, ठीक है। आगे देखिए, जिसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है, जिसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और होगा यहाँ पे, ठीक है, और राजनीति के दाव पेच का आभास भी भावपूर्ण है, ठीक है। तो ये दोनों कथन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि सब जो है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, हिंदी परंपरा में रामचंद्रिका एक विशेष कृति है। यह प्रबंध कला, यह प्रबंध काव्य होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स जो है ना मेरा, वो टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करती हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक बहुत होता है, लेकिन मैं चेक करी हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। प्रबंध काव्य होना चाहिए तो कला लिखा है, कोई बात नहीं। देखेंगे, इसमें जो है 139 प्रकाश है, प्रकाशों में विभक्त है रामचंद्रिका, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव की रचना सूर, तुलसी आदि जैसी सरसता और तन्मयता चाहे हो या ना हो, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं शुक्ल जी कि केशव दास की रचना सूरदास और तुलसीदास की जैसी सरसता और तन्मयता चाहे हो या ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिपथ कराकर उन्होंने आगे के लिए नया मार्ग खोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये शुक्ल जी का केशवदास के लिए, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रेरणा से उत्साहित होकर की थी, बिल्कुल, है ना। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में कर डाली थी, है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि तुलसीदास के मित्र गुमान कवि, ठीक है, तुलसीदास के मित्र कौन थे? गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की, जो रामचंद्रिका से भी बड़ी रचना है, ठीक है। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसकी प्रतिस्पर्धा में रचना किसने किया? केशवदास ने, रामचंद्रिका नाम से, ठीक है। और उससे भी बड़ा भारी ग्रंथ किसने लिखा? तो गुमान कवि ने लिखा, कृष्ण चंद्रिका नाम से, ठीक है भाई। अब चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है। अभी हम रामचंद्रिका महाकाव्य प्रबंध काव्य पढ़ रहे हैं ना, हाँ, रामचंद्रिका के बारे में जो है यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं, नगेंद्र कहते हैं कि रामचंद्रिका केशव का असाधारण महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य है। तो आप लोग जो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रामचंद्रिका को किस आलोचक ने असाधारण महाकाव्य कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखिए, आगे कहते हैं जिसमें परंपरा पालन के आधार पर वैशिष्य सन्निवेश का ध्यान अधिक रखा गया है, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? रामचंद्रिका जो है छंदों का अजायब घर है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर, ये अलग से मैंने वहाँ पे देखा कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप सभी को, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया यहाँ पे, जैसे
कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। वैसे ही प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, यहाँ पे छंदों का होगा, है ना, तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों को मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। कहते हैं कि केशव दास का रस और अलंकार विवेचन न तो तर्कसंगत है और न ही मौलिक है। ठीक है, अब पीताम्बर दत्त वर्तवाल क्या कहते हैं, रामचंद्रिका रचना के बारे में कहते हैं कि उनकी भाषा काव्य उपयोगी नहीं है, माधुर्य है, उनकी भाषा काव्य उपयोगी नहीं है, ये काट दीजिए। ठीक है, ठीक है, पूछा जा सकता है किस आलोचक ने कहा है, केशव दास के लिए जो है किस आलोचक ने कहा है कि उनकी भाषा काव्य उपयोगी नहीं है, तो पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने कहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अज्ञेय क्या कहते हैं। अज्ञेय कहते हैं कि बिहारी को एक ट्रेडिशन बना बनाया मिला, केशव ने स्वयं ट्रेडिशन बनाया। अगर बिहारी की फलों की दुकान है तो जहाँ आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए हैं। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण कथन है कि ये अज्ञेय ने केशव दास के लिए कहा है। ठीक है, अभी तक जो है आप लोगों को जितने भी आलोचक आपने पढ़े यहाँ पे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, है ना, तो इन लोगों ने जो है आलोचना की है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पंक्ति हैं, रामचंद्रिका रचना से ही है पंक्ति। ठीक है, पूछा जाए ये पंक्ति तो रामचंद्रिका। ठीक है, अगर राइटर पूछा जाए तो आप सभी को पता ही है केशव दास हैं। ठीक है, पहली पंक्ति है, कैसे बांधियो जो सुंदरी तेरी, हुई दृग सोवत पातक लाख्यो। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, यह कौन कोतल देखिए, यह राम को प्रभु देखिए, यह कौन राम न जानिए, यह ताड़ का काजिन मारिए। ठीक है, तीसरी पंक्ति है, माह कहाँ नृपतात गए, सुरलोक कहीं क्यों हुत शोक लिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, केशवदास की, तो आप लोग इन पंक्तियों को जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, रामचंद्रिका में किसका किसका संवाद वर्णित है, ये पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे अंगद और रावण का संवाद जो है वर्णित है, और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद वर्णित है। ठीक है, अब हम आते हैं कवि प्रिया पे। ठीक है, कवि प्रिया जो रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1601। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, यह एक शिक्षा परक ग्रंथ है। ठीक है, कवि प्रिया जो है एक शिक्षा परक ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में केशव दास ने 16 प्रकाशों का प्रयोग करते हुए काव्य लक्षण, काव्यांगों और अलंकारों का विवेचन किया है। पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में, केशव दास के किस ग्रंथ में 16 प्रकाश हैं, तो कवि प्रिया। कौन सा, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिक्षा परक ग्रंथ है, तो कवि प्रिया। किस ग्रंथ में केशव दास ने काव्य लक्षण और काव्यांगों और अलंकारों का विवेचन किया है, तो कवि प्रिया। ठीक है जी, 3 प्रश्न यहीं से बने, है ना। प्रश्न बनाने बैठूं तो कम से कम 50 से भी ऊपर, 50-60 से ऊपर प्रश्न बनेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, कवि प्रिया कवि जनों का मार्गदर्शक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें कवि कर्तव्यों तथा अलंकारों का विवेचन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रीतिकालीन कवियों में केशव दास एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम कृष्ण काव्य के साथ साथ रीति परक ग्रंथ भी लिखे हैं। ओके, आगे देखते हैं, रीतिकालीन कवियत्री। अब होता है ना, जैसे बृहत्तरी में आप जब छायावाद पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा इनमें से कौन से कवि बृहत्तरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रीतिकालीन कवियत्री में से कौन कौन आते हैं, तो केशव दास, बिहारी दास, भूषण, ये तीनों कवि जो है रीतिकालीन कवियत्री में गिने जाते हैं, तो तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, केशव दास ने कवि प्रिया की रचना महाराज राम सिंह की एक गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केशव दास ने कवि प्रिया की रचना क्यों की थी, तो महाराज राम सिंह के एक गणिका राय प्रवीण को जो है शिक्षा देने के लिए की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कवि प्रिया में केशव दास ने अपना वंश परिचय दिया है। पूछा जाता है प्रश्न कि केशव दास ने अपने किस ग्रंथ में अपने वंश का परिचय दिया है, तो कवि प्रिया रचना में। ओके, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे अपने परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भाषा या भाखा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके परिवार में जो है सभी विद्वान थे, सभी के जो है
वो मतलब संस्कृत है ना, संस्कृत भाषा का वो लोग उपयोग करते थे, संस्कृत भाषा में ही वो लोग बातचीत करते थे, यानी संस्कृत भाषा के प्रचंड विद्वान थे इनके सभी परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कवि प्रिया नामक रचना में गणेश वंदना से इसकी शुरुआत होती है। गणेश वंदना से जो है शुरुआत होती है कवि प्रिया रचना। अगला पॉइंट है, कवि प्रिया में नृपवेश, स्वयं वंश, काव्य दोष, नखशिख, चित्र काव्य आदि का वर्णन मिलता है ना। आगे देखेंगे, कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी वर्णन मिलता है। कवि प्रिया में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता, ठीक है, कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के प्रशस्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये यहाँ पे कथन है जो महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काव्य की वेगवली धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिमा से युक्त यह व्यक्तित्व केशव का कवि प्रिया, कवि शिक्षा की पुस्तक है, इसलिए इसमें शास्त्र प्रवाह, जोर, जन प्रवाद के अतिरिक्त विदेशी साहित्य प्रवाह का भी नियोजन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम आते हैं नेक्स्ट रचना पे, तो वीर सिंह देवचरित, प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। ठीक है, केशव दास ने अपने जीवन में 3 राजनीतिक ग्रंथ लिखे हैं। पहला है वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह होगा यहाँ पे, ठीक है, वीर सिंह देवचरित। दूसरा है जहांगीर जस चंद्रिका। तीसरा है रत्न बावनी। ठीक है, ये तीनों जो है प्रशस्ति परक ग्रंथ हैं। ओके, देखेंगे वीर सिंह देवचरित में 33 प्रकाश हैं। वीर सिंह देवचरित में कितने प्रकाश हैं भाई? तो 33 प्रकाश हैं। ठीक है, केशव दास ने इसकी भाषा ब्रजभाषा में लिखा है। ठीक है, यानी वीर सिंह देवचरित जो रचना है इसकी भाषा पूछी जाए तो आप ध्यान रखिएगा ब्रजभाषा और संवाद शैली में है। ठीक है, अगली रचना है रत्न बावनी। रत्न बावनी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। ठीक है, यह एक प्रशस्ति परक और राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें युवराज रतन सेन के वीर उत्साह का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तथा कवि ने इसमें 53 छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, रत्न बावनी के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, 2-3 पॉइंट है तो आप ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 56 छंद की प्रधानता है तथा इसकी भाषा ब्रजभाषा है। इंद्रजीत सिंह ने केशव दास को 21 गांव जो है दान में दिए थे। आगे देखेंगे, विज्ञान गीता नामक रचना में केशव दास ने अपने वंश का जो है मूल नाम क्या बताया है? तो वेद व्यास बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली जो रचना है वह एक अज्ञात रचना है केशव दास की, परंतु इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, और रत्न बावनी जो है डिंगल शैली में रचित राजनीतिक ग्रंथ है। अब हम आते हैं जहांगीर जस चंद्रिका, जो 1612 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसमें जहांगीर जस चंद्रिका ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है और जहांगीर की प्रशंसा की गई है। ठीक है इस ग्रंथ को भी प्रशस्ति परक ग्रंथ कहते हैं। जिसमें राजाओं का वर्णन मिलता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, वो प्रशस्ति परक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान गीता, अगली रचना है विज्ञान गीता 1610। यह जो है प्रतीकात्मक ग्रंथ है ना। पहला पॉइंट है, इसमें यह रचना केशव दास का एक प्रतीकात्मक ग्रंथ है। इसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ प्रबोध चंदोदय नाटक पर आधारित निर्मित ग्रंथ है। अब हम आते हैं नखशिख पे देखेंगे। पहला पॉइंट, इस ग्रंथ में केशव दास ने राधा के विभिन्न अंगों और सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, नखशिख। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथ को कवि प्रिया का अंग विद्वानों ने माना है, यानी कई विद्वानों ने जो है इस रचना को कवि प्रिया का अंग माना है। ठीक है, किसको? नखशिख को। अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा कि केशव दास पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं और किसने लिखा है। तो पहला है रामचंद्रिका की टीका, यह किसने लिखा है? तो लाला भगवान दिन BA पास। और दूसरी रचना है केशव दास की कविताई, तो इसको जो है अज्ञे ने लिखा है। ठीक है, केशव दास की कविताई किसने लिखा है? आता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा, अज्ञे। अब लास्ट में जो है कुछ पंक्तियों को रखा है मैंने, तो ये पंक्तियां देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हैं, इन पंक्तियों को जरूर याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है,
आवत जात राजा के लोगा, मुरलीधारी मानव भोगा। ये पंक्ति केशवदास की है। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, भाखा बोलऊ न जाने जेहि कुल के दास, भाखा कवि भव मत भेद जाहि कुल केशव दास। ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पंक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कह रही हूँ, इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरी पंक्ति है, भलो बुरो न सुने वृथा कथा कहे मुने, वासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। ठीक है, ये सभी पंक्तियाँ जो है केशवदास की हैं। ठीक, तो अब यहीं पे जो है क्लास जो है समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये क्लास आप सभी को जो है अच्छी लगी होगी, कुछ न कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिला होगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं संपूर्ण जो है बहुत छोड़िए, मैं नहीं कहना चाहती, है ना, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि मैडम क्लास कैसी रही। अच्छी लगी होगी तो भी करेंगे, नहीं लगी होगी तो भी करेंगे। जो कमी है उसको आप लोग बताइएगा, उसको मैं सुधार करूँगी। कमी हर किसी में होती है, ठीक है, कोई भी जो परिपूर्ण नहीं होता। ठीक है, और कहता है कि मैं पूरी तरीके से परिपूर्ण हो तो वो गलत बात है। तो मैं तो वैसे भी आप लोगों के वेट करती हूँ, आप लोगों के मैसेज का। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। ठीक है, और लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक दूसरे कवि को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो तब तक आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और कंटिन्यू जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ओके जी, चलिए।